तो अब हमारे सामने एक पिक्चर है जिससे सारे बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे होगा। तो डरना नहीं है, बहुत आसान है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर पहले बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये कुछ इवेंट्स का साइकिल है जिसके अंदर कुछ फेजेस आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये साइकिल खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी में से ब्लड एंड ब्रोकन एंडोमेट्रियम जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हर वुमेन के अंदर आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी ये शुरू हो जाता है, मतलब एट द एज ऑफ 12 ये शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि हर 29 डेज बाद ये साइकिल जो है वो चलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये साइकिल खत्म होता है फिर मेंसेस वाला पीरियड आता है, मतलब बॉडी में से ब्लड रिलीज होता है। अब जो ये साइकिल है इसके जो ये 28 और 29 डेज हैं, उन डेज में बॉडी में क्या क्या होता है हमें ये देखना है। तो इस साइकिल में बेटा आपको ये 4 फेजेस पढ़ने हैं। जो इधर तुम्हारे पास जो ये फेज रहता है ना बेटा, ये वाला इतना, ये तुम्हारा फेज है फॉलिकुलर फेज, और जो इसके नीचे ये वाला फेज है, ये वाला, ये है प्रोलिफरेटिव फेज, और जो ये है ल्यूटियल फेज, और इधर तुम बोल सकते हो सेक्रेटरी फेज, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास ये साइकिल है, इसमें तुमने क्या पढ़ने हैं, इस तरफ तुम्हें लिखे दिखाई देंगे डेज, और इस तरफ तुम्हें फेजेस दिखाई देंगे, है ना। अब जो तुम्हारे पास ये फेजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होते हैं, मतलब देखो कुछ जो है वो ओवरी के अंदर चलेंगे, कुछ जो है वो यूटेरस के अंदर चलेंगे। यहाँ पर तुम्हें कुछ हार्मोन्स पढ़ने हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से भी आएंगे और ओवरी में से भी आएंगे, ठीक है। तो 2 तरह के हार्मोन्स, एक ओवरी में से, एक तुमने पढ़ने हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब देखो क्या होता है, जब बॉडी के अंदर जो हमने वहां पर सेकेंडरी oocyte बनाया था, उस oocyte की जब प्राइमरी फॉलिकल बनती है तो वो यहाँ पर है। प्राइमरी की फिर और मॉडिफिकेशन हो गई थी, वो बन गई थी सेकेंडरी, फिर करते करते वो बन गई थी टर्शरी, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल फिर वहां से रप्चर हो गई थी और निकल करके वहां से जो सेकेंडरी oocyte था वो फेलोपियन ट्यूब में चला गया था। इतना रिकॉल कर पा रहे हो तुम? वही चीज यहां पर दिखाई गई है। अब देखो ध्यान से क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तुम इनके साइज में डिफरेंस देख पा रहे हो। जितना इसका साइज बड़ा होगा बेटा उतना ही ज्यादा ये फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। याद रखो। अब तुम देखो ये जो फॉलिकल्स हैं बेटा ये ओवरी के अंदर ही होती हैं, तो ओवरी के अंदर जब ये चेंजेस आ रहे हैं तब हम इनको क्या बोलेंगे, ओवेरियन इवेंट्स। अब यहां से बेटा क्या होगा, यहां से इन ओवरीज में से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। जितनी बड़ी ओवरी उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन वो रिलीज करेगी। देखो शुरू में ये छोटी है, कम ईस्ट्रोजन है तो थोड़ा सा इसका लेवल कम है। जब इसका साइज बेटा बढ़ा तो देखो इसका लेवल भी बढ़ गया, इसका ईस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो बढ़ गया। तुम्हें समझ में आई ये बात? अब ये पीक इसकी वजह से ही होती है, ठीक है। जितना ओवरी का साइज बढ़ेगा उतना ये क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा। अब आगे, अब यहां से पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं वो आएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, एफएसएच या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी से रिलीज होंगे जिनकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एलएच सर्ज आएगा। मतलब देखो तुम देखो इनका एकदम पीक आ गया। जब तक इनका साइज बढ़ा ना बेटा तो इनका भी जो है पीक अमाउंट हमें देखने को मिला, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब ये बहुत ज्यादा बढ़े ना बच्चों तभी क्या हो जाएगा, ये फॉलिकल फट जाएगी। एलएच सर्च की वजह से जो ये मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी और उसमें से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाएगा। मतलब यहां से 14th डे पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ओव्यूलेशन हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ओव्यूलेशन हो जाएगी। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है ना आसान? अब देखो बेटा, अब जब यहां से ओव्यूलेशन हो जाएगी बेटा तब तुम देखो जो यहां पर तुमने ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाया था उसका क्या काम था,
उसका काम था बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इनर लेयर है जिसको तुम एंडोमेट्रियम बोलते हो, तो ये उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तुम देखो पहले इसका लेवल, ईस्ट्रोजन का लेवल कम था, तो ये यहाँ पर ये भी छोटी छोटी थी, है ना। जब इसका लेवल बढ़ा बेटा, तो इसका भी जो है वो इसकी थिकनेस भी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। तो मतलब जो ईस्ट्रोजन है, जो फॉलिकल्स ने रिलीज किया था, वो बच्चा यूटेराइन वॉल को थिक बनाता है। समझ में आई तुम्हें? तो ये प्रिपेयर करता है ना कि कहीं अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर बेबी जो है वो यहाँ पर आ गया, या मतलब एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो गई, तो उसको तो कुशन लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो बेटा क्या होता है, जब यहाँ पर LH सर्ज आ गई, तो ये जो मेच्योर ओवरी है वो क्या हो जाती है बेटा, रप्चर हो जाती है, और वहां से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाता है। कहाँ पर चले जाता है बेटा, वो ओवरी में से वो चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। समझ में आई तुम्हें इतनी बात? अब क्या होगा, अब यहाँ से बेटा जो पीछे मटेरियल बचेगा, मतलब जो पीछे सेल्स की लेयर्स बची थी तुम्हारे पास, किसमें, इस फॉलिकल में से जो oocyte था वो तो निकल गया। अब जो पीछे का सामान बचा उससे बन जाएगी बेटा ये तुम्हारी कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब जब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा है, तो ये कौन सा फेज होगा बेटा, ये होगा ल्यूटियल फेज। ये कौन सा फेज होगा बेटा, ल्यूटियल फेज। तुम्हें समझ में आई ये बात? अब देखो, जब यहाँ पर कॉर्पस बनना शुरू होगा ना बेटा, जब यहाँ पर ये कॉर्पस बनना शुरू होगा, तो कॉर्पस जब बनेगा तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा कॉर्पस में से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। अब जब ये कॉर्पस बनना शुरू हो गया, तब यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही बढ़ा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये जब ये कॉर्पस बनना शुरू हो गया था, तब यहाँ पर LH एंड FSH का लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी रिग्रेशन हो जाती है। और फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से तुम देखो कि जो ये प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करेगा, वो इस जो यूटेरस की वॉल एंडोमेट्रियम है, इसको ग्लैंडुलर और इसको सेक्रेटरी बनाए रखने में हेल्प करेगा। तो ये इसमें मतलब क्या कर देगा, सिक्रीशंस करने में इसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इसको और क्या बना देगा, ग्लैंडुलर बना देगा। समझ में आई तुम्हें ये बात? ठीक है। अब देखो डेज पर आते हैं। पहले 3 से 5 दिन तक जो है वो मेंसेस वाला पीरियड रहता है, मतलब जब एक साइकिल खत्म हो गया होगा तो उसके एंड पर जो है बॉडी में से जब सेकेंडरी oocyte निकला होगा, तो वो अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होगी तो वो एग एंड किसके वो जो तो वो ब्रोकन एंडोमेट्रियम एंड ब्लड के साथ बॉडी में से बाहर निकल जाता है। तो मतलब ये तो 5 दिन वो निकल गए, फिर उसके बाद दोबारा फिर से साइकिल शुरू हुआ जिसमें ये तुम्हारे फेजेस चले। तो फिर 13 डेज तक ये तुम्हारा चला, फिर 14th डे पर जब ये तुम्हारा ओव्यूलेशन हो गया, तो उसके बाद इनके लेवल में चेंजेस आया, फिर ये लेवल दोबारा से कम हो गए, जो पहले बढ़े थे, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले बढ़ गए थे। जैसे ही ओव्यूलेशन हुई तो ये इनका लेवल कम हो गया और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जो ये वॉल है वो क्या हो जाती है, सेक्रेटरी हो जाती है। अब जब इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती बेटा, यहाँ से मतलब जो तुमने यहाँ से ओव्यूलेशन के बाद एग वहाँ भेजा था, अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर वही जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाएगा, वो बॉडी में से फिर से बाहर निकल जाएगा। तो फिर से यहाँ से नया साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया है। अब यहाँ पर तुमने एक बात और याद रखनी है बच्चों, कभी कभी जो पीरियड्स हैं वो मिस हो जाते हैं। तो अगर पीरियड्स मिस है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कि कोई ना कोई वो फीमेल जो है वो स्ट्रेस से सफ़र कर रही है, दूसरा अगर क्वाइटस हुआ है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो पीरियड्स जो है वो मिस होते हैं। तुम्हें याद रखना है जब भी कभी प्रेगनेंसी होती है तो जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ये फेजेस हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं आई शुड से कि वो सारे रुक जाते हैं, ठीक। अब आगे तुम एक बात याद रखो कि जब पहली बार प्यूबर्टी के बाद एट द एज ऑफ 12 जो पहली बार किसी को पीरियड्स अराइज हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनाक। जब एट द एज ऑफ 50 ये परमानेंटली रुक जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आगे पीछे भी हो सकती है एज थोड़ा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स भी आपने याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे।
तो देखो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल फेज इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज को तुमने बताना है, एक्सप्लेन करना है। स्टेट द लेवल्स ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग दिस फेज। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कब बढ़ते हैं, कब वो कम होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें याद करना है FSH एंड LH का जो लेवल है वो अराउंड ओव्यूलेशन के जस्ट पहले बढ़ जाता है, फिर ओव्यूलेशन के बाद वो कम हो जाता है, मतलब 15th 16th डे पर वो फिर से कम हो जाता है। उससे पहले वो 12 13 14 डे के अराउंड वो बढ़ा था, तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। फिर तुमने वो सारा बता देना है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कब बढ़ता है ना। ईस्ट्रोजन जो था वो फॉलिकुलर फेज में बढ़ा था, जो प्रोजेस्टेरॉन था वो कॉर्पस ल्यूटियम के बनने पर ल्यूटियल फेज में बढ़ा था। ये बातें बतानी है तुम्हें। आगे है व्हाई इज फॉलिकुलर फेज इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। भाई फॉलिकुलर फेज जो है उसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं? देखो फॉलिकुलर जितनी बढ़ेगी, ठीक है, उतना ज्यादा उससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूटेराइन वॉल की भी थिकनेस, यूटेराइन वॉल की थिकनेस भी बढ़ेगी। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे भाई, प्रोलिफरेटिव फेज। सेल का नंबर बढ़ेगा ना, तो सेल का नंबर बढ़ेगा तभी तो वहां पर मास इंक्रीज होगा। तो ये बात हुई। आगे है तुम्हारे पास एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अगर इन ग्राफिन फॉलिकल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड देयर आफ्टर। कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल में कौन से इवेंट्स आते हैं ओव्यूलेशन में और ओव्यूलेशन के बाद। तो तुम बता सकते हो ये कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ कवर हो जाता है, थीका इंटरना एक्सटर्ना जो है वो अच्छे से बन जाती है, बाद में वो मेच्योर होकर के ओव्यूलेशन के टाइम पर वो फट जाती है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ उसका रेजिड्यू था उससे क्या बन जाता है, कॉर्पस, और जो सेकेंडरी oocyte था वो आगे कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो जो उसका सेकेंडरी oocyte था वो कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये बताना है। ड्रॉ ग्राफिन फॉलिकल एंड लेबल एंट्रम एंड सेकेंडरी oocyte। कितना आसान है ये, तुम कर दोगे। तुमने बस एक ग्राफिन फॉलिकल बनानी है और उसमें एंट्रम बनाना है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देना तुम, बहुत आसान है ये। देखो तुमने क्या करना है, एक ऐसे एंट्रम बना देना है और उसके साथ तुमने अपना ये सेल बना देना, फिर इसको ऐसे 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 इसके अराउंड तुम लेयर्स बना देना, ठीक है। तो ऐसे कुछ तुम बना दोगे और इसको लेबल कर दोगे, ठीक है। तो ये तुमने ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखा देना, ठीक है। ये एंट्रम और ये सेकेंडरी oocyte और ये सेल्स लेयर, ठीक है, डन। बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट बच्चा ये वही सीन है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी करा है हमने। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, फिर ये रप्चर हो गई, फिर यहाँ से ओवम नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। ओवम तब करेगा जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, रिलीज होगा, कहाँ पर चले जाएगा ये, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किससे बना है, इस पीछे बचे हुए रेजिडुअल से, जो कि ग्राफिन फॉलिकल का है। अब आगे देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, तो उसके बाद क्या होगा, हाँ, तो उसके बाद अगर ये ओव्यूलेशन के बाद जो फैलोपियन ट्यूब में चला गया है ये oocyte, सेकेंडरी oocyte, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, यहाँ से पीरियड्स हो जाएंगे। बस इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड ग्राफिन फॉलिकल्स। ओके, तो ये मैंने डिफरेंट साइकिल के हार्मोन्स एंड उनके बारे में बता रखा है। सिंपल सी बात है। निमोनिक तुम याद कर लो, फोल्ड मोर, फोल से तुम फॉलिकुलर फेज याद कर लो, एंड एल से तुम ल्यूटियल फेज याद कर लो, मोर से तुम याद कर लो मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज तुम्हें याद करना है कि वो कब तक होता है बेटा, 1 to 14 डेज तक चलता है, फिर 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाती है। तो फिर अब यहाँ पर क्या होता है, 14th डे से जस्ट पहले तुम्हें पता है ईस्ट्रोजन का लेवल जो है और जो FSH का लेवल होता है वो बढ़ जाता है ना। तो उसके बाद ओव्यूलेशन 14th डे पर, ल्यूटियल फेज जो है 15 से 28 दिन तक चलता है, जिसमें जो है कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होता था, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लायक बनाता है, उसको ग्लैंडुलर बनाता है कि जब तुमने शुरू में छोटे से एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को अपने अंदर इम्प्लांट करना है तो तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हें उसको नरिशमेंट भी देनी होगी, तुम्हें उसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर भी देना होगा। तो ये उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब आगे देखो, फिर मेंस्ट्रुअल फेज बचा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो
डाउन चले जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस लाइनिंग जो है वो शेड हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही ये होता है कि जो वजाइना है उसमें से ब्लड का रिलीज होना अलोंग विद ब्रोकन एंडोमेट्रियम, बस यही याद करना है हमने, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे, क्या पढ़ना है अब देखते हैं। अब देखो बेटा फर्टिलाइजेशन का पढ़ेंगे हम। अभी हमने क्या देखा कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें हमें पता है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट की हम बात करते हैं। तो जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा तो वहां पर हमने क्या देखा कि जो 14th डे था वहां पर ओव्यूलेशन हुई थी, मतलब वहां पर से सेकेंडरी oocyte निकल करके किधर चला गया था, फैलोपियन ट्यूब में चला गया था, है ना। अब उसके बाद ना बेटा क्या हुआ कि क्वाइटस हो गया। अब अगर क्वाइटस हो गया है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ से 14th डे पर जो ओव्यूलेशन हुई उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, एग रिलीज हो गया, है ना। एग नहीं मुझे कहना चाहिए, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte बेटा यहाँ पर चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte को बाहर से क्वाइटस के बाद क्या मिल गया, स्पर्म मिल गया। अगर वजाइना में से स्पर्म एंटर हो गया और वो स्पर्म यहाँ पर पहुंच गया तो एम्प्यूला में बेटा क्या हो जाता है, हमें क्या पता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, कहां पर हुई है, हमें याद रखना है, एम्प्यूला में, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा जो ये तुम देख पा रहे हो ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte मैंने तुम्हें बताया था सेकेंडरी oocyte के अराउंड जोना पेल्यूसुडा बन जाती है और उसके अराउंड तुम्हें और भी लेयर्स देखनी है। वो कौन सी है, देखो जो ये तुम्हारे पास स्टार्टिंग में सेकेंडरी oocyte था बेटा, उसके अराउंड एक स्पेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिविटिलाइन स्पेस। उसके बाद बेटा एक लेयर मौजूद रहती है जिसको तुम बोलते हो जोना पेल्यूसुडा, जो कि एसेलुलर लेयर है। उसके बाद एक और लेयर रहती है जिसको तुम क्या बोलते हो, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब कोई स्पर्म बाहर से आके इस सेकेंडरी oocyte के साथ बाइंड करता है तो बेटा इसकी जो, ऐसे तो बहुत सारे इजैकुलेशन जब होती है पीनस से तो बहुत सारे, बहुत ज्यादा, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर होते हैं। तो उनमें से कोई स्पर्म, जब कोई एक स्पर्म बेटा इसकी जब पेरिविटिलाइन स्पेस के साथ टच कर जाता है, मानो ये स्पर्म है, कलर चेंज करना पड़ेगा, मानो ये बेटा स्पर्म है, जो ये स्पर्म है इसने अगर इसकी ये पेरिविटिलाइन स्पेस को टच कर दिया तो पेरिविटिलाइन स्पेस को जैसे ही ये टच करेगा बेटा तो यहाँ से जो जोना पेल्यूसिडा है ना इसमें चेंज आएगा, ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, इट विल गेट हार्डन, ठीक है। तो क्यों ये हार्ड हो जाएगी, क्योंकि इसने और स्पर्म्स को इस सेकेंडरी oocyte के साथ बाइंड होने से रोकना है, इसने पॉलीस्पर्मी को रोकना है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट, क्यों होता है ये, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है। पॉलीस्पर्मी नहीं करवा सकते हम लोग, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो ये स्पर्म है वो जब एक स्पर्म जब पेरिविटिलाइन स्पेस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जब एक बार टच कर जाता है तो उसके बाद जोना पेल्यूसिडा जो है वो क्या हो जाती है, वो हार्डन हो जाती है, सो दैट और स्पर्म्स इसके साथ बाइंड ना हो। अब जब इसकी ये सारी प्रोसेस हो गई है, अब ये जो एक काबिल स्पर्म जिसने इसके साथ अपनी क्या कर ली थी, ऐसे जो इसके साथ बाइंड करा था, उस स्पर्म का जो न्यूक्लियस है जिसको हम प्रो न्यूक्लियस बोलेंगे, अब इस के अंदर चला जाएगा। अब इसको सेकेंडरी oocyte नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे जो ऑलरेडी फ्यूज हो चुका है उसको बोलेंगे ओवम। तो ओवम के साथ इसका जो प्रो न्यूक्लियस है वो मिल जाएगा, ओवम के पास भी अपना प्रो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और जो स्पर्म है उसके पास भी अपना प्रो न्यूक्लियस होगा। अब ये दोनों प्रो न्यूक्लियस बाइंड करेंगे और यहां से फॉर्म होगा बेटा जाइगोट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या था, फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट देखो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है बेटा जिसमें तुमसे पूछा गया है कि कैसे जो फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमंस के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो भी इवेंट्स होते हैं वो तुमने बताने हैं। तो एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम इन ह्यूमंस। तो अभी मैंने बताया तुम्हें कि कैसे वो मेम्ब्रेन जो है वो उसमें चेंजेस आते हैं, बाइंड होने पर वो हार्ड हो जाती है और पॉलीस्पर्मी को रोकती है। तो तुम्हें ये बताना है हाउ दैट ओनली वन, एक ही स्पर्म कैसे एंटर हो पाता है, जोना पेल्यूसिडा की वजह से, क्योंकि वो औरों को एंटर नहीं होने देती, ठीक है। तुमने ये बता देना बस, और कुछ नहीं, 3 नंबर में ये क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अब आगे।
तो अब बच्चा हमने पढ़ना है इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमने क्या करना है, जैसे तुम प्लांट लगाते हो ना, वैसे ही तुम्हें जो अभी जाइगोट बनाया उसको तुमने एंडोमेट्रियम में लगाना है, बस इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अब तुमने जो यहाँ पर जाइगोट बनाया है उसमें तुमने करवा देंगे डिविजन्स। तो जो ये डिविजन्स होंगी बेटा, उनसे जो सेल्स बनेंगे उनको तुम बोलोगे ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलोगे तुम उनको? ब्लास्टोमियर्स। तो ये क्या है, ये दोनों ही सेल्स क्या है, ब्लास्टोमियर्स है। ठीक है, ये क्यों लिखा? तो ये दोनों सेल्स बेटा क्या है, दोनों ही सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स। देखो किसी चीज में ब्लास्ट कर दो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ना, तो तुमने क्या करा, ये सेल को तोड़ा और नए सेल्स बना दिए छोटे छोटे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्लास्टोमियर्स बन गए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो ये ना आगे और काफी सारे सेल्स बनते हैं। तो मतलब तुम्हारे पास अराउंड 8 to 16 सेल्स वाली एक स्टेज आती है जिसको तुम क्या बोलते हो, मॉरुला। जिसको तुम क्या बोलते हो, मॉरुला। फिर उसमें बहुत से सेल्स आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं। फिर वो हंड्रेड्स ऑफ सेल्स वाली जो स्टेज है वो आगे जाकर के बेटा एंडोमेट्रियम में शुरू इम्बेड होगी। अब देखो क्या होगा, उससे पहले जब तुम्हारे पास ये हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बन जाएंगे ना, तो ये सेल्स जो है अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर लेंगे। कुछ सेल्स इनमें से बाहर ऐसे लेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, कुछ एक साइड पर अटैच हो जाएंगे। देखो कुछ सेल जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं साइड पर, जो ये साइड पर है इनको बोलोगे तुम इनर सेल मास, जो कि बाद में एम्ब्रियो बनेंगे, इसलिए इनको यहाँ पर एम्ब्रियो डिस्क बोला है। अब जो ये बाहर की ये साइड तुम्हें सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको तुम बोलते हो, इनकी जो लेयर बनती है उसको तुम बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट। उसको तुम क्या बोलते हो, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जिसको तुम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हो, अब ये बेटा जाकर के आगे क्या होगा, इम्प्लांट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में है। देखो तुमने यहाँ से क्या बनाया था, तुमने एक जाइगोट बनाया, उसमें फिर क्लीवेज हुई जिसकी वजह से ब्लास्टोमियर्स बने। ब्लास्टोमियर्स जब 8 और 16 थे, तब 8 से 16 थे, तब तुमने इनको क्या बोला, मॉरुला स्टेज। मॉरुला स्टेज से फिर काफी सारे और सेल्स बने, जिन हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बने। फिर उनमें से ये एक स्पेशल अरेंजमेंट बन गई जिसमें कुछ सेल्स ऐसे साइड में आ गए और कुछ सेल्स जो है वो एक साइड पर इकट्ठे हो गए। जो एक साइड पर चले गए उनको तुमने क्या बोला, इनर सेल मास। जो बाहर की तरफ थे उनको तुमने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो तुम्हारे पास ट्रोफोब्लास्ट एंड ये एम्ब्रियोनिक डिस्क वाला ये स्ट्रक्चर है, इसको तुमने बोला ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है आगे एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इतनी बातें याद रखनी तुमने। अब यहाँ पर जब ये बच्चा अटैच होगा तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। तो जो ये अटैचमेंट हुई है यहाँ इसकी एंडोमेट्रियम में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब तुम्हें इम्प्लांटेशन में कुछ बातें याद करनी है, वो तुम देखो क्या है, वो जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से देखो, वो कुछ ऐसे है कि बेटा देखो, जो तुम्हें यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं, जो तुमने यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर कंसेप्शन, जो 7वां दिन था जब ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर अगर ये इसके अंदर चला गया, तो यहाँ पर बेटा ऐसे ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे जिसकी ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, जिनको तुम क्या बोलोगे, कॉरियोनिक विलाई। ठीक है, मानो ये तुम्हारा क्या है, ये वाला ब्लास्टोसिस्ट है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट की ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इनके अराउंड क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर मौजूद है, तो उसकी भी यहाँ पर क्या बन जाएंगी, तुमने याद रखना है कि यहाँ से उसकी जो टिश्यू है, जो उसका टिश्यू है वो इसको ऐसे ऐसे सराउंड कर देगा। शायद तुम्हें नहीं दिख रहा है ना, तो ये कलर चेंज कर लेती हूँ। और क्या देखो, यहाँ से फिर जो ये एंडोमेट्रियम का टिश्यू है वो भी इसको ऐसे, जो कॉरियोनिक विलाई है उसको क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। अब जो तुमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया ना, ये वाला, ठीक है, कॉरियोनिक विलाई एंड जो तुमने मदर का ये टिश्यू एंडोमेट्रियम वाला लिया, इसको इकट्ठे को तुम क्या बोलते हो, प्लेसेंटा। इसको इकट्ठे को तुम बोलते हो प्लेसेंटा, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो, अब फिर क्या होगा बच्चा, जब ये बन जाएगा ना, ये आगे बनेगा, अभी तुम देखना, जो तुमने ये ऐसे करके इसको इसके साथ अटैच कर दिया, फिर यहाँ पर एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसमें फटाफट से डिविजन्स होनी शुरू हो जाएंगी और वो अपने सेल्स को इसके अराउंड ऐसे, इसके ऊपर ऐसे अरेंज कर देगी। ठीक है, तो जब ये इसके नीचे चला जाएगा और ये लेयर ऊपर आ जाएगी, तो इसको ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ में आया तुम्हें? समझ में आया? जल्दी करो, बस बढ़ते हैं आगे। अब देखो, तुम्हें मैंने इम्प्लांटेशन पढ़ा दिया। इम्प्लांटेशन के बाद बेटा जो ये
तो ये सीन बन जाता है वहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, जो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखा दिया, मैं तुम्हें बताया कि जब ऐसे करके ऐसे जो कॉर्निक विल्लाई एंड मदर का टिश्यू ऐसे एक दूसरे से बाइंड कर जाता है, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो ढूंढो प्लेसेंटा कहाँ पर है, रुको जरा। तो देखो जो एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कॉर्निक विल्लाई है यहाँ से, ठीक है, और जो मदर के एंडोमेट्रियम का टिश्यू है उसका, दोनों का जो एक ऐसे बाइंडिंग हुई, उसको क्या बोला, प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा का रोल तुमसे पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा का क्या काम है। देखो प्लेसेंटा क्या है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एक ग्रोइंग फीटस को, और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो बेबी है उसका वेस्ट रिलीज करवाता है। ठीक है, वेस्ट रिलीज कराता है। तुमने ये बातें याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ये हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन से, ये HCG एंड HPL, ये हार्मोन रिलीज करेगा। इसके अलावा भी ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज करेगा। ठीक है, आगे तुम्हें इन हार्मोन्स के फंक्शन पता होने चाहिए और इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसका काम क्या है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब चलता है तब जो फीमेल्स नॉजिया या वॉमिट सफर करती हैं वो इसकी वजह से होती है। और जो अगला हार्मोन है ये क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसका काम है फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स को मिल्क सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करना, सो दैट जो ये आगे बेबी है उसकी नरिशमेंट हो सके। और आगे तुमने याद रखनी है एक बात, जो ये HCG है यही बेसिकली टेस्ट किया जाता है जब प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, तो इसी को फाइंड आउट करते हैं वो लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें इस बेसिस पर पूछा जा सकता है। आगे देखो, आगे है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल व्हेन एंड वेयर एंड हाउ डज द प्लेसेंटा डेवलप्स। तो तुम अभी बता सकते हो कि कैसे बनता है। आगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है कि इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और इसका काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और इसका काम क्या है भाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट को एक्सक्रीट करना। ठीक है, मतलब मदर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें डाल करके बॉडी में से रिलीज करवाना। तो ये काम हमने पढ़े थे। बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं हमने क्या कवर करना है भैया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मेजर फीचर्स, इसमें हम देखेंगे कि जेस्टेशन पीरियड क्या है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है कि जो ये 9 मंथ की ह्यूमन्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी चलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो अब मतलब हम कह सकते हैं कॉन्सेप्शन से लेकर के प्रेगनेंसी के खत्म होने तक का टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। आगे देखो, आफ्टर 1 मंथ जब ये प्रेगनेंसी शुरू होती है तो उसके 1 मंथ बाद एम्ब्रियो का हर्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो जब बच्चे की हर्ट की साउंड हम सुन पाए तो तब डिटेक्ट किया जाता है कि बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होती है। नेक्स्ट, आफ्टर 2 मंथ्स लिम्स एंड, जो लिम्स हैं और उसके जो डिजिट्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर 3 मंथ्स बच्चे क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, मतलब लिम्स के साथ जेनिटल सिस्टम जो है वो भी बनना शुरू हो जाता है। अब आगे 5th मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट जो है फीटस की वो देखी जा सकती है, और जो हेड है उसके ऊपर हेयर ग्रो कर जाते हैं। अब आगे बाय एंड ऑफ 6 मंथ, जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं, तब जो आईलिड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और जो आईलैशेस है वो डेवलप हो जाती हैं, और तुम देखोगे कि बॉडी जो है उसके ऊपर फाइन लाइन हेयर की जो है वो मौजूद होती है। तो ये टेबल बेटा एज सच याद करना है, एज सच। ठीक है, तो कुछ भी मिस मत करके जाना। अब आगे देखते हैं क्या पूछा जाएगा तुमसे। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में, लैक्टेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जब मैमरी ग्लैंड्स के अंदर
किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन की वजह से एल्वियोली के अंदर मिल्क फिल हो जाता है, तो उसको सिक्रीट करवाया जाता है ऑक्सीटोसिन की हेल्प से। कब? जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है और बेबी का बर्थ हो जाता है, तो जब बेबी सक करने की कोशिश करता है मिल्क को, तो वहां से जो है मिल्क सिक्रीटिंग या लेक्टिफेरस डक्ट में से मिल्क सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो तुम्हें यहाँ से तो बस हार्मोन्स याद रखने हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क को सिक्रीट कराता है और जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क को प्रोड्यूस कराता है। तो लैक्टेशन में तुमने जस्ट और जस्ट क्या याद करने हैं? सिर्फ हार्मोन्स याद करने हैं। तो लैक्टेशन में तुम्हें क्या याद करना है? जस्ट हार्मोन्स याद करने हैं। कौन कौन से 2 हार्मोन्स याद करने हैं? वो एक है प्रोलैक्टिन, पी से प्रोलैक्टिन याद कर लेना, पी से प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, बस इतना याद रखना तुम। और ऑक्सीटोसिन जो क्या है, उसका क्या काम है? ऑक्सीटोसिन का क्या काम था? इसका काम था सिक्रीशन, क्या कराना? सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो तुमने ये याद रखना है। दोनों ये क्या है? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है। बस लैक्टेशन मतलब जब मिल्क सिक्रीट हो, लैक्टेटिंग मदर्स किसको बोलते हैं? कि जब मदर्स अपने बच्चे को मिल्क दे सकती हैं, ठीक है, फीड करवा सकते हैं, तो वो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं। अब लैक्टेशन के टाइम पे जो पहला मदर का दूध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम। इसके अंदर भाई एंटीबॉडी रिच होता है, इसमें तुम्हें एंटीबॉडी ए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो कि क्योंकि ये एंटीबॉडीज से रिच है, तो बेसिकली ये बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गाढ़ा दूध पिलाना बच्चे को रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, या बाकी भी और भी लोग बोलते हैं ये पिलाना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात ही है। उसके बाद अगर पार्चुरेशन की बात करें तो ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इससे है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पार्चुरेशन है उसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो प्रेगनेंसी जब मतलब एंड हो रही होती है, तो मतलब जब बेबी की डिलीवरी होनी है, प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी की डिलीवरी होनी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो मदर के यूट्रस से बेबी का बाहर रिलीज होना, उसी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका रोल देखेंगे हम। इसमें हमें ऑक्सीटोसिन को ही देखना है। वो कैसे? देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एक सिग्नल जनरेट होता है जब बच्चे की क्या होनी होती है? इजेक्शन होनी होती है बॉडी से बाहर। अब क्या होगा? फीटस एंड जो हमें पता है क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटा। फीटस एंड प्लेसेंटा में से एक कनेक्टिव सिग्नल आएगा भाई, जिसकी वजह से जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, उसकी जो इनर लेयर थी मायोमेट्रियम, अब उसमें क्या हो जाएगी? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होगी उसमें। फिर क्या होगी? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ मायोमेट्रियम, जिसकी वजह से एक सिग्नल जाएगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा? जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इससे जो ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस थी मायोमेट्रियम की और बढ़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? मोर कॉन्ट्रैक्शंस किसमें बेटा? ऑफ मायोमेट्रियम, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और फिर क्या हो जाएगा? बेबी का बर्थ हो जाएगा, तो फिर डिलीवरी, ठीक है। बस ये तुम इतना ही याद कर लो, बहुत है। जो ये हुआ है, ठीक है, जो ये सिग्नल आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो बेबी को बॉडी में से बाहर निकालने के लिए सिग्नल्स आते रहते हैं, सो दैट मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और जो बेबी है वो बाहर हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये हम बोल सकते हैं पार्चुरेशन हुई,
तो तभी तभी क्या होगा, तभी जो प्लेसेंटा है वो भी बॉडी में से बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इतनी बातों में याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो बेटा। जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें से आपसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस। 5 नंबर में या तो ऐसे आएगा, पार्ट्स में आ जाए, ठीक है, या फिर ये 3 नंबर में पूछेंगे आपसे, इतना बड़ा नहीं आएगा, आपको पहले ही बना के देंगे, बस उसकी थोड़ी थोड़ी आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे जैसे हमने पहले करा था। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मैंने पहले ही बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको आनी चाहिए, डिफरेंट फेजेस का पता होना चाहिए, कब क्या होता है तुमने करना है, और तुमने फ्लो चार्ट भी बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार लिख के देखोगे हो जाएगा। उसके बाद डिफाइन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का बताना है एंड इट्स सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है ये भी बताना है। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये भी कर जाना, वैसे पूछेंगे नहीं तुमसे, बना बनाया देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि भाई तुम क्या करो, इसको लेबल करो और इसके 1-2 पार्ट्स जैसे एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन पूछ लें, या फिर तुम्हें पूछ लें कि स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस जो है वो सिक्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट रहती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो तुमने बता देना है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जितना नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम, मतलब स्पर्म को तो 34-35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, नॉर्मल 37 हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। तो स्पर्म को ग्रो करने के लिए हमारी नॉर्मल टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जो सिक्रोटम में ही मेंटेन किया जा सकता है। तो तुमने ये बता देना है, बस इतना ही तुमने पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इसी के साथ वी आर डन विद दिस सेशन। अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आप सारे चैप्टर्स इसी तरीके से कवर कर पाओ। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।